Hello class 10 students. Today we will discuss the topic the age of industrialization, and here we have left the topic that is the peculiarities of industrial growth. Here we will study about the various aspects. European managing agencies which dominated industrial production in India were interested in certain kinds of products. They established tea and coffee plantations, acquiring land at cheap rates from the colonial governments, and they invested in mining, indigo and jute. Most of these were products required primarily for export trade and not for sale in India. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूरोपियन जो मैनेजिंग एजेंसीज थी, जो ट्रेड में इंटरेस्टेड थी, ट्रेड वर्क में इन्वॉल्व थी, वो मेनली जो कुछ काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, कुछ चीज़ों में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, जैसे कि चाय और कॉफ़ी की प्लांटेशंस के लिए वो लैंड को सस्ते दामों पर खरीद लेते थे और दे इन्वेस्टेड इन माइनिंग. वहाँ पर खदानों का कार्य किया जाता था, इंडिगो एंड जूट प्लांटेशन की जाती थी, और दीज वर द प्रोडक्ट्स. ये जो चीज़ें थी ये इंडिया में रिक्वायर्ड नहीं थी, दे आर फॉर एक्सपोर्ट. When Indian businessmen began setting up industries in the late 19th century, they avoided competing with Manchester goods in the Indian market. Since yarn was not an important part of the British imports into India, the early cotton mills in India produced coarse cotton yarn rather than fabric. When yarn was imported, it was only of the superior variety. The yarn produced in Indian spinning mills was used by handloom weavers in India और exported to China. जब इंडियन बिजनेसमैन ने अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना शुरू की लेट 19th सेंचुरी में, तो उन्होंने मैनचेस्टर से जो आने वाली जो सामान था, गुड्स थे, उसके साथ कंपटीशन नहीं किया, क्योंकि यार्न जो था, वो धागा जो था, वो इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं था ब्रिटिश इंपोर्ट्स इनटू इंडिया. ब्रिटिश से जो चीज़ें इंडिया में इंपोर्टेड होती थी, आयात होती थी, उनका वो इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं था. जो अर्ली कॉटन मिल्स थी, जो शुरुआत में जब भारत में कॉटन की मिल्स की स्थापना हुई, तो कॉटन के जो कारखाने हुए, कपड़ा उद्योग जो स्थापित हुए, उनमें वो जो कॉटन के जो यार्न थ्रेड थे, धागे, वो प्रोड्यूस करते थे. वो फैब्रिक प्रोड्यूस नहीं करते थे, कपड़ा प्रोड्यूस नहीं करते थे. और जो ये यार्न था, जो धागा था, दैट इज वाज ऑफ इट इज़ नॉट ऑफ द सुपीरियर वेराइटी. और ये यार्न जो था, ये इंडियन वीवर्स यूज़ करते थे, भारत में जो बुनकर थे वो यूज़ करते थे, प्रयोग करते थे, और या फिर ये चाइना को एक्सपोर्ट हो जाता था. इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ द 20th century, अ सीरीज ऑफ चेंज अफेक्टेड द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. एज द स्वदेशी मूवमेंट gathers momentum, nationalists mobilized people to boycott foreign cloth. Industrial groups organized themselves to protect their collective interests, pressurizing the government to increase tariff production and grant other concessions. 20th सेंचुरी के जो पहले दशकों के दौरान क्या हुआ कि एक चेंज आया, औद्योगिक जो सिनेरियो था इंडिया का, जो उसमें एक बदलाव आया. स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन का बहुत ज़्यादा लोगों में स्वदेशी अपनाने के लिए जोर दिया जाने लगा. जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रीयवादी थे, वो उन्होंने लोगों को उकसाना शुरू किया, मोबिलाइज करना शुरू किया, उनको समझाना शुरू किया कि जो फॉरेन गुड्स है, सामान जो बाहर से आने वाला है, उसको बायकॉट किया जाए, यूज़ नहीं किया जाए. इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड themselves to protect their collective interests, pressurizing the government to increase tariff productions and grant other concessions. जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे भारत में, जो औद्योगिक ग्रुप्स थे, उन्होंने वो इकट्ठे होकर के उन्होंने अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि वो तारीफ का जो मतलब टैक्स प्रोटेक्शन जो है, और दूसरी भी कंसेशंस उनको दी जाए. फ्रॉम 1906, moreover, the exports of Indian yarn to China declined since produce from Chinese and the Spanish and the Japanese mills flooded in Chinese market. चाइना की मार्केट में भी चाइना से
चाइना में बनने वाला धागा और साथ में जापान के मिल्स में बनने वाला धागा वो चाइनीज मार्केट में आ गया, तो वहां से जो वहां पर जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो दैट आल्सो केम डाउन, वो भी कम हो गया। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया में, दे बिगेन शिफ्टिंग, अब वो यार्न प्रोडक्शन से शिफ्ट होने लगे क्लॉथ प्रोडक्शन में। अब वो कपड़ा बनाने के काम में अपने को उन्होंने अपना वो कार्य अपना लिया। कॉटन पीस गुड्स प्रोडक्शन इन इंडिया डबल्ड बिटवीन 1900 टू 1912। 1900 से 1912 के बीच में भारत में कपड़ा उद्योग का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज स्लो। The war created a dramatically new situation with British mills busy with the war productions to meet the needs of the army. आर्मी जो इन्वॉल्व थे ब्रिटिश आर्मी प्रोडक्शन युद्ध में, तो उनके लिए चीजें बनाने में, उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाने में जो ब्रिटिश मिल्स वो जो थी वो एंगेज थी, उस काम में व्यस्त थी। तो इसलिए जो इंडियन जो मैनचेस्टर्स इंपोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइन, मैनचेस्टर से इंडिया की ओर जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो कम हो गया। सडनली इंडियन मिल्स हैड अ वास्ट, और जो भारतीय मिल्स थी उनकी जो सप्लाई थी वास्ट होम मार्केट टू सप्लाई। एज द वॉर प्रोलॉन्ग्ड, और जो वॉर मतलब काफी लंबे तक खींच गया, इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई वॉर नीड्स। भारतीय फैक्ट्रीज को भी युद्ध के समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनको प्रयोग में लाया जाने लगा। भारतीय चीजों को जैसे जूट बैग, क्लोथ फॉर आर्मी यूनिफॉर्म्स, कपड़े यूनिफॉर्म आर्मी के यूनिफॉर्म्स के लिए, टेंट और लेदर बूट्स, हॉर्स एंड मूले सैडल्स, जो काठी वगैरह होती है घोड़ों पर, और साथ में एंड होस्ट ऑफ अदर थिंग्स। न्यू फैक्ट्रीज वर सेट अप एंड द ओल्ड वंस रन मल्टीपल शिफ्ट्स, उनमें कई ज्यादा शिफ्ट में काम होने लगा। मैनी न्यू वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एंड एवरीवन वाज मेड टू वर्क लॉन्गर आवर्स, बहुत लंबे समय तक उन्हें काम करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने लग पड़े। ओवर द इयर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम्ड, और वो काफी बढ़ गई। आफ्टर द वॉर मैनचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर इट्स ओल्ड पोजीशन इन द इंडियन मार्केट, वो अपनी पुरानी पोजीशन को मैनचेस्टर फिर से रिगेन नहीं कर पाया, वो ले पाया। अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड कम्पीट विद द यूएस, जर्मनी एंड द जापान। यूएस, जर्मनी और जापान के जो मॉडर्न टेक्निक जो यूज कर रहे थे वो लोग, जो ब्रिटेन की, उसके कारण इकोनॉमी जो ब्रिटेन की आर्थिक ही थी वो काफी बहुत ज्यादा नुकसान में हो गई। क्रम्बल्ड आफ्टर द वॉर, कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स्ड, कपड़ा का जो उद्योग का जो प्रोडक्शन था वो जो बनाते थे वो उसका जो उद्योग था वो खत्म होने लगा। और जो एक्सपोर्ट था कॉटन क्लोथ्स का फ्रॉम ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली, वहां से काफी ज्यादा कमी आ गई वहां से एक्सपोर्ट में। विद इन द कॉलोनीज लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट gradually consolidated their position, substituting foreign manufacturers and capturing the home market. अब उन्होंने जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, उन्होंने इंडियन मार्केट पर कंट्रोल कर लिया, और जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स थे, बाहर से जो चीजें बनाने वाले थे, उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब उनकी जगह ले ली। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज predominated while factories industries grew steadily after the war. The large industries formed a small segment of the economy. ज्यादातर जो आर्थिकी थी उसका छोटा सा पोर्शन ही था जो लार्ज इंडस्ट्रीज फेस करते थे, और about 67% in 1911 were located in Bengal and Bombay. Over the rest of the country, small-scale industry production continued to predominate. Only a small portion of the total industrial labor force worked in registered factories, 5% in 1911 and 10% in 1931. तो देख रही हैं यहाँ पर कि जो फैक्ट्री की में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और जो लार्ज इंडस्ट्रीज थी वो एक स्मॉल सेगमेंट थी इकोनॉमी की, आर्थिकी की छोटी सी सेगमेंट थी,
पोर्शन था। और अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बॉम्बे और बंगाल में भी कितने परसेंट उनकी इंक्रीज हो गया। और स्मॉल जो वर्कशॉप्स थी, जो घरों में हाउस होल्ड यूनिट्स थी, घरों घरेलू उद्योगों की, और जो कि गलियों में और में एस्टेब्लिश थी, वहाँ पर वो उनका काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। दैट प्रीडोमिनेट द मार्केट, मतलब कि वो मार्केट में, बाजार में उनका काफ़ी फैलाव हो गया और वो डोमिनेंस उनका वो बढ़ चढ़ करके उन्हीं के प्रोडक्ट्स बिकने लगे। इन सम इंस्टांसेस handicraft productions actually expanded in the 20th century. This is true even in the case of the handloom sector that we have discussed. While cheap machine-made thread wiped out of the spinning industries in the 19th century, the weavers survived. Despite problem in the 20th century, handloom cloth production expanded steadily. और 20वीं शताब्दी में जो हाथ घरेलू उद्योग था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और ट्रिपल हो गया था 1900 से 1940 तक। और कैसे हुआ? क्योंकि दिस वाज पार्टली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आए, जो तकनीक में जो बदलाव आए, उसके कारण हैंडीक्राफ्ट पीपल दे अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज इफ that helps them improve the production without excessively pushing up costs. So by the second decade of the 20th century, we find weavers using looms with a fly shuttle. फ्लाई शटल छोटा सा एक मैकेनिकल डिवाइस है, वो वीविंग के लिए यूज होती है और वो रोप्स और पुल्लीज से चलती है और इसमें थ्रेड्स को डालते हैं। और इसके कारण जो था कि वो बड़े बड़े जो लूम्स थे, जो उनमें भी काम करना पॉसिबल हो गया और एक बड़ा पीस क्लोथ का बनना शुरू हो गया। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, स्पीड अप production and reduced labor demand. By the 1941, over 35% of the handloom in India were fitted with fly shuttles. और in regions like Travancore, Madras, Mysore, Cochin, इन सब में जो इन क्षेत्रों में जो प्रोपोर्शन था 70 से 80% तक था। और यहाँ पर छोटी छोटी देवर सेवरल अदर स्मॉल इनोवेशंस, और छोटे छोटे भी इनोवेशंस थे, इन्वेंशंस थे दैट हेल्प वीवर्स, जिन्होंने कि बुनकरों को हेल्प किया टू increase their productivity and compete with the mill sector.